जो विपक्ष के हमारे साथी हैं उनके तरफ से एक बड़ा ये आरोप था कि बाहरी हैं, भीतरी हैं। जीवन की अगर हम बात करें तो प्रिंस राज उनके भाई थे, अब लग रहा है उस जगह को आपने भर दिया है। मेरे प्रति मुझे ये हमेशा लगता है कि वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पर वो गाइड करते हैं। हमेशा से इस बात को कहा कि उनके लिए एमवाई समीकरण जो है, जहाँ पर विपक्ष के लिए एमवाई समीकरण मुस्लिम और यादव है, वहाँ हमारे नेता के लिए एमवाई समीकरण महिला और युवा है। आपके जवाब से ही मेरा सवाल है। आपने कहा कि विपक्ष एमवाई की बातें करती है, बीजेपी की बात करें खूब हिंदू मुस्लिम करते हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। किसी भी लोकसभा में मुझे तो नहीं लगा कि कहीं पर ऐसी आप बात लोगों ने नहीं की होगी, मोदी ने और बीजेपी की पार्टियों ने की बिल्कुल है। जम के करते हैं कि सांसद बन गए आप तो सबसे पहले आप किस चीज पे काम करेंगे? कि आग लगी की घटना कमोबेश पूरे खगड़िया लोकसभा के हर विधानसभा में हम लोग को एक सबका पक्का मकान बने, सड़कें बेहतर बने, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना जिसके लिए लैंड एक्विजिशन हो चुका है, मान करते हैं। ठीक है, और जेडीयू और एलजेपीआर की जो लंबी उठापटक चल रही है, अब लग रहा है कि वो पुरानी बात हो गई। व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। आने वाले लोग बहुत कम हैं और यदि बार बार कोई कमी बताई या कमी नहीं भी है तो आपको बार बार यदि आपको पॉइंट आउट किया जाए तो आप बहुत अलर्ट होकर पूरा चुनाव लड़ते हैं। तो मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ और हम लोगों ने बिल्कुल उसका रिप्लाई जो है निगेटिव नहीं दिया। नमस्कार, बेहद तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो चुके हैं, परिणाम सबके सामने है, लेकिन पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान और परिणाम आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर इस वक्त किसी की हो रही है बिहार में तो वो है चिराग पासवान और उनके पार्टी के जीते हुए सांसदों की, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा है खगड़िया से जीते हुए नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा जी की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले तो राजेश वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पे। तो राजेश वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बिल्कुल एकदम जीतने के साथ एकदम सीधा बिहार तक के इंटरव्यू में यहाँ पर पहुंचे हैं स्टूडियो में। राजेश वर्मा जी, पॉलिटिकल सवाल आपसे करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों में उत्सुकता है आपको लेकर के ये, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा खुल करके अभी जानते नहीं है आपको, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है आपका। आपके पार्टी से और भी लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन आप बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और सीधा खगड़िया से आपको टिकट मिल जाता है। पहले तो कई सवाल उठे टिकट लेने को लेकर के, जिसका जवाब भी आपने सामने आकर के दिया, लेकिन बिजनेसमैन परिवार से आप आते हैं, रियल स्टेट में आपका कारोबार है, उसके अलावा इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है आपने, बिल्कुल उलट रास्ता कैसे चुन लिया, राजनीति में आने का फैसला कैसे? पहले तो मैं बिहार तक के सभी दर्शकों को और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मेरी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया। और जहां तक बात है कि पॉलिटिकल बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फैमिली से ज़रूर आता हूं। मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा कभी, और इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग था और इसलिए हम लोगों ने पॉलिटिकल स्टार्ट जो अपनी जर्नी की वो वार्ड के इलेक्शन से की। तो 2017 में सबसे पहले मैं एज ए वार्ड काउंसलर इलेक्ट हुआ, फिर बतौर डिप्टी मेयर जो है भागलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 5 साल तक हम लोग बतौर डिप्टी मेयर वहाँ पर रहे। 2020 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और वहाँ से चिराग भैया ने इस बार खगड़िया से लोकसभा सीट मुझे देने का काम किया। इसके लिए मैं उनका भी दिल से हमेशा धन्यवाद करता हूँ। तो बिल्कुल ये जर्नी मेरे लिए भी थोड़ी सरप्राइजिंग है कि एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आने के बाद और पॉलिटिकली एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना और वहाँ पर सक्सेसफुली चुनाव पूरा निकल जाना, रिज़ल्ट भी बहुत फेवर में आना। तो मुझे लगता है कि इसके लिए मेरा हमेशा से एक परसेप्शन रहा है कि हम लोग बहुत नकारात्मक नहीं। जैसे जब चुनाव के मैदान में थे तो जो विपक्ष के हमारे साथी हैं उनके तरफ से एक बड़ा ये आरोप था कि बाहरी हैं, भीतरी हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया अभी जो है पॉलिटिकली अनुभव का अभाव है। सब अपने अपने तरफ से जो परसेप्शन लोगों का बन रहा था वो बन रहा था, लेकिन मैं कभी इन चीज़ों का ना जवाब दिया, ना मैंने कोई बहुत रिप्लाई दिया तमाम आरोपों पर। व्यापारी हैं ये भी एक आरोप की तरह इसको रखा गया। तो मुझे लगता है कि इन सब का जवाब जो है मुझे 4 जून को ही देना था और 4 जून को जवाब बहुत सकारात्मक रहा। तो मेरा यही मानना है, मैं सभी अपने नौजवान साथियों को भी हमेशा यही बात बोलता हूँ कि अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको रिज़ल्ट में तब्दील करने की कोशिश कीजिए। सवाल जवाब और आरोप प्रत्यारोप में देने से कोई फायदा नहीं। भागलपुर से आते हैं आप, भागलपुर से सीधा खगड़िया कैसे चुना और चिराग पासवान को आप में ऐसा क्या दिखा? और भी ऑप्शंस थे उनके पास, लेकिन राजेश वर्मा ही क्यों? देखिए, पहली बात तो कि भागलपुर से खगड़िया क्यों चुना, तो ये चुना नहीं गया। जब आप पार्टी के साथ काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है वो आपको मानना है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ाने का तय किया था, हम लोग भागलपुर से विधानसभा चुनाव लड़े।
फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि मुझे खगड़िया से चुनाव लड़ना है, तो मैं खगड़िया से चुनाव लड़ा। और मुझे लगता है कि चिराग भैया ने क्या देखा ये तो चिराग भैया ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हाँ मेरी आपसे लॉयल्टी बातचीत नहीं हुई जब टिकट दे रहे थे? बात- तो कोई बातचीत नहीं, कुछ बताया नहीं? बात हुई थी, बिल्कुल बात हुई थी, लेकिन मैं अपने तरफ से मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी लॉयल्टी हमेशा बना के रखी। और मैं हमेशा पार्टी के साथ तब भी रहा जब पार्टी टूटी, और मैं चिराग भैया के साथ तब भी रहा, और अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि जो यंग लोग हैं, जिनको जो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, जिनके लिए पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत चैलेंजिंग, एक टफ, ये एक अच्छी फील्ड नहीं, एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में कम खासकर बिहार के बारे में जब आप देखेंगे तो यंग लोगों के दिमाग में ये ज़रूर रहता है। और उस परसेप्शन को यदि चेंज करता हो यदि हम लोगों ने किसी को देखा तो वो चिराग भैया हैं। तो इसलिए डेफिनेटली हम लोग उनके साथ रहे, और आज इस बात को लेकर प्राउड फील होता है कि चिराग भैया ने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया। ठीक है, चिराग के जीवन की अगर हम बात करें तो प्रिंस राज उनके भाई थे, अब लग रहा है उस जगह को आपने भर दिया है। कैसा आपका और चिराग का रिश्ता है? कैजुअल है, दोस्ताना है, या सिर्फ एक जो एमपी कैंडिडेट का अब तक रिश्ता रहा हो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से वैसा है, या कुछ खास दोस्तों वाला है? बताइए। नहीं, मैं ये बात पूरे ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि चिराग भैया ने एक छोटे भाई की तरह मुझे हमेशा सम्मान दिया। और जिस तरीके से पूरे चुनाव में जब मैं थोड़ा भी नर्वस होता था, चिराग भैया हर दिन फीडबैक लेते थे, थोड़ा भी अगर डीमोटिवेट हो गया तो वो मोटिवेट भी करते थे। और मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे नहीं, वो अपने हर प्रत्याशी को करते थे, लेकिन मेरे प्रति मुझे ये हमेशा लगता है कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर वो गाइड करते हैं। अब आप बताइए ना, कौन से पार्टी का कोई राष्ट्र अध्यक्ष होगा जो अपने सभी प्रत्याशियों को लेकर एक बड़ी पूजा उन्होंने रखी, काउंटिंग के पहले भी और उसके पहले भी वो स्पिरिचुअली हम लोगों को हमेशा जो है कनेक्ट रखते थे, एक छोटे भाई की तरह हमेशा जो है गाइड करते रहते थे। रात को 2-2 बजे तक उन्होंने जो है बड़ा हम लोग को मोटिवेट किया है, समझाया है, चुनाव में कहाँ हम लोगों से क्या कमी रही उस बात पर उन्होंने डिस्कस किया। तो हमेशा एक छोटे भाई के रूप में बिल्कुल मुझे जो है एक बड़े भाई के रूप में उन्होंने हमेशा एक छोटे भाई को जो है अपना स्नेह प्यार दिया। ठीक है, अगर आपका लुक देखें, आपका अंदाज देखें, आपके हाथों को देखें, तो चिराग वाला ही इंप्रेशन आता है। ये सब पहले से था या उनसे मिलकर उनसे प्रभावित हो गए और वही स्टाइल आपने अपनाना शुरू कर नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल ये स्टाइल का पार्ट नहीं है। हाँ, मेरे नेता को देखकर, कुछ चीज़ों को आप देखकर आप प्रभावित होते तो आपको लगता है कि बिल्कुल जो है इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई आदमी यदि किसी हाइट पर पहुंचता है तो उसके पीछे का क्या रीज़न रहा है, उसके पीछे की क्या जर्नी रही है, यदि आप उसको देखेंगे तो मुझे ये करीब से आकर ये देखने को मिला कि हमारे नेता स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं। वो भोलेनाथ के भक्त हैं और बहुत मतलब उन चीज़ों को लेकर उनका जो विश्वास है वो बहुत मजबूत है। तो मुझे लगता है कि उनको इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल हम लोगों का भी जो झुकाव है वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हुआ है। और उनके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उनके तरह दिखे, उनके तरह हम लोग जो है उनको फॉलो करते हैं। वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, साथ ही साथ उनसे जितनी पॉजिटिव चीज़ें हम लोग ले सकते हैं वो हम लोग लेने का काम जरूर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एनडीए के परफॉर्मेंस की बात करें तो जहां हम देख रहे हैं कि बाकी पार्टियों का स्ट्राइक रेट घटा है, वहीं चिराग पासवान 100 के स्ट्राइक रेट से 2024 में भी बल्लेबाजी करते हैं और 5 के 5 सांसद जो है आप लोगों के जीत जाते हैं। तो ऐसा क्या अलग था चिराग में जो बीजेपी, जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नहीं था? एक आपकी पार्टी जिनका स्ट्राइक रेट 100 रहा, दूसरा हम पार्टी इसलिए हम आपसे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक कैंडिडेट उनके मैदान में थे और वो भी पूर्व सीएम, बड़ा नाम था। क्या कहना है आपका? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमारे नेता में जो अलग रहा वो ये रहा कि हमारे नेता बहुत कास्ट फैक्टर पर बहुत बात नहीं करते हैं। और उन्होंने हमेशा से इस बात को कहा कि उनके लिए MY समीकरण जो है, जहाँ पर विपक्ष के लिए MY समीकरण मुस्लिम और यादव है, वहाँ हमारे नेता के लिए MY समीकरण महिला और युवा है। तो उन्होंने हमेशा इस बात को कहा। और जब आप किसी कास्ट फैक्टर पर बात नहीं करते हैं, जब आप डेवलपमेंट के एजेंडों पर बात करते हैं, जब आप विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, तो हर वर्ग के लोगों के बीच में आपका एक्सेप्टेंस होता है। और वही एक्सेप्टेंस हम लोगों को खगड़िया में और बाकी जितने भी हमारे प्रत्याशी थे वहाँ पर देखने को मिला। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, जब काउंटिंग शुरू हुई तो जहाँ पर यादव कम्युनिटी है, एक बड़ी आबादी है, वहाँ से हम लोगों को एक अच्छा मत हम लोग को मिला है। यादव कम्युनिटी में भी, मुस्लिम कम्युनिटी में भी महिलाओं ने अच्छा वोट हम लोग को दिया है। तो अब इस बात को समझिए, मुझे नहीं लगता है कि और कहीं भी इस तरह का झुकाव आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर हम लोग कोई भी हमारे प्रत्याशी जो हैं एक वैशाली को छोड़कर
सभी प्रत्याशी 1 लाख से ऊपर की मार्जिन से जीत कर आए हैं। वैशाली ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, मतलब वो सारे सीटों पर बहुत अच्छा रुझान रहा। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता का जो सारे वर्गों में एक एक्सेप्टेंस है वो पूरी तरीके से देखने को मिला। आपके जवाब से ही मेरा सवाल है, आपने कहा कि विपक्ष एमवाई की बातें करती है, मुस्लिम यादव की बातें करती है, और यही एक रीज़न रहा कि मतलब चिराग पासवान नहीं करते तो उनका भरोसा बहुत ज़्यादा है, लोगों का भरोसा चिराग पासवान पे बहुत ज़्यादा है। बीजेपी की बात करें, खूब हिंदू मुस्लिम करते हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और इस बार का परफॉर्मेंस अगर बीजेपी का भी हम देखें, भले ही आपकी सरकार बन गई हो लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। एनडीए को एक झटका लगा है। बीजेपी की देखिए पार्टी कम हुई है, उनके सांसद कितने मंझे हुए जो नेता थे, आर.के. सिंह हो गए, रामकृपाल यादव हो गए, औरंगाबाद जैसी सीट बीजेपी हार जाती है तो क्या कहेंगे आपकी वो भी हिंदू मुस्लिम करते हैं? ऐसा लगता है कि मतदाताओं में कहीं एक गुस्सा था, या क्योंकि आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा की जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, काराकाट, मोदी जी आते हैं वहां पर, कहते हैं कि मोदी मैजिक, मोदी गारंटी। क्या मोदी गारंटी और ये मोदी मैजिक आखिर फेल कैसे हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ कमी रही होगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि हिंदू और मुस्लिम पर, ये पूरा विधानसभा का जो चुनाव हुआ यहाँ पर कहीं हिंदू मुस्लिम वाली हाँ सॉरी, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, हमारे नेताओं ने अपना 100% एफर्ट डाला। काराकाट में उन्होंने रोड शो भी किया, उन्होंने सभाएं भी की, क्योंकि वो सीट पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है, क्योंकि बहुत मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कमोबेश मैं सुन पाया हूँ, देख पाया हूँ, उस हिसाब से मेरे नेता ने बहुत एफर्ट डाला है वहाँ जाकर भी, रोड शो भी किया, सभाएं भी की। अब जो परिणाम है वो परिणाम को स्वीकार करना है, उसकी समीक्षा होनी ही चाहिए, कहाँ क्या कमी रह गई। ठीक है, खगड़िया में आप गए, भागलपुर से आते, जैसा कि आपने कहा कि जहाँ से आदेश आता है वहाँ से चुनाव लड़ना पड़ता है। खगड़िया में आप लोगों के बीच गए, पूरी तस्वीर हमने देखी, बिहार तक पे भी लगातार कवरेज हम कर रहे थे और लोगों को दिखाते आ रहे थे, खूब पसीना बहाया आपने, लोगों के बीच में गए, लोगों से मिले, उनका हालचाल जाना, समस्या भी दिखी होगी वहाँ पे। तो खगड़िया में घुसते ही जब से आपने ये प्रचार शुरू किया, सबसे ज्यादा कौन सी समस्या आपको दिखी, और आपको लगता है कि सांसद बन गए आप तो सबसे पहले आप किस चीज पे काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं जब खगड़िया लोकसभा आया तो सबसे पहले मैंने रोड की स्थिति बहुत दयनीय देखी, कि जो सड़क मार्ग है कई जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो सड़क बिल्कुल ही पूरी तरीके से है ही नहीं। और साथ ही साथ हम लोगों ने इस भीषण गर्मी में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो जिस पर मैं पूरी प्राथमिकताओं से काम करना चाहूँगा, कि आग लगी की घटना कमोबेश पूरे खगड़िया लोकसभा के हर विधानसभा में हम लोग को देखने को मिली, कि आग लगने से कई परिवार झुलस गए, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो आग लगी की जो घटना है वो इसीलिए है शायद क्योंकि उनके पक्के मकान नहीं हैं, सबके कच्चे मकान थे। तो और आग लगी घटना में एक घर जला तो सटे सटे सारे घरों में जो है आग लग जा रही थी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर पक्का हो उसके लिए जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम लोग खगड़िया में 5 साल में पूरा करने का काम करेंगे, ताकि आने वाले 5 साल के बाद कोई परिवार आग लगी की घटना से झुलसे नहीं, किसी परिवार का कोई नुकसान नहीं हो। ये बहुत एक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी घटना हम लोगों ने देखी जिसमें एक 10 साल की बच्ची जल के मर गई और उसके परिवार के लोग देखते रह गए। मतलब इतनी वो ऐसी पीड़ा थी कि वो महसूस कर पाना ही वो अपने आप में बहुत ये था कि आपके सामने कोई किसी का बच्चा या इस तरह की घटना घट रही है। तो बहुत बहुत पीड़ा हम लोग को उस बात को, उस पूरे सिनेरियो को देखकर हम लोग को लगा। तो मुझे लगता है कि एक सबका पक्का मकान बने, सड़कें बेहतर बने, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जिसके लिए लैंड एक्विजिशन हो चुका है, उस पर आगे काम होना है। खेल का एक भी बढ़िया ग्राउंड नहीं है। जो नौजवान साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं जिसमें फ़िज़िकल के लिए जो है एक अच्छा ग्राउंड उनको चाहिए, तो मुझे लगता है कि सब सुविधाओं से युक्त, जैसे हमारे भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड है और हमारे डिप्टी में रहते हुए हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के तहत वहाँ भी बहुत सौंदर्यीकरण का काम किया था। वहाँ रोड ट्रैक और रनिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, जिम, तमाम सुविधाएं थी। नेशनल लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कंपटीशन की तैयारी करे तो वहाँ पर वो कर सकता है। तो वैसे सुविधा युक्त जो है वो एक ग्राउंड वहाँ भी बने, वहाँ पर भी जो है बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो। यही 4-5 चीज़ें हैं। और जो मक्का जो पूरे एशिया में खगड़िया से होकर जाता है, मेरी वो प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ पर मक्के से आधारित उद्योग स्टैब्लिश हो, ताकि स्थानीय नौजवान साथियों को रोज़गार मिले और खगड़िया की पहचान देश स्तर पर मजबूत हो सके। ठीक है, एक समस्या और है खगड़िया में, क्योंकि वो कोसी क्षेत्र से लगा हुआ आता है, तो आप देखिए कि बाढ़, जितने भी सांसद रहे बाढ़ को लेकर के कुछ खास काम करते हुए नहीं दिखे। क्या राजेश वर्मा कुछ ऐसा करेंगे कमाल कि लोगों को, क्योंकि बहुत दयनीय हालत हो जाती है, वो दर्द जो होता है ना उस वक्त देखा नहीं जाता है कि लोग कितने दिन भूखे प्यासे रहते हैं। हमारे रिपोर्टर जाते हैं कवरेज करने के लिए इतने इतने पानी में घुस करके, दुख बिल्कुल देखने लायक नहीं होता है।
छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रोते बिलखते रहते हैं, चूल्हा नहीं जलता है लोगों का, सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं, बिल्कुल आई एग्री। ये मैं भी इस पूरे चुनाव के दौरान मैंने भी ये महसूस किया कि बाढ़ एक प्रमुख समस्याओं में वहाँ पर है। अब उसको लेकर भी बांध और बाकी चीज़ें जो भी हैं वो हम लोग, मैं चाहूँगा कि इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, ये प्रमुखताओं से उठाने वाले कामों में एक ये भी है। इसके लिए क्या समाधान निकाला जा सकता है, क्या हम लोग इस पर कर सकते हैं। कटाव एक बड़ी समस्या है, जिस तरीके से गांव के गांव कट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर भी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जितने भी किनारे हैं उस किनारों को किस तरीके से हम लोग जो है पक्कीकरण कराने का काम कर सकते हैं ताकि कटाव कम से कम हो। तमाम विषयों पर हम लोग काम करेंगे। अभी तो लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तो हम लोग और जितने दर्शक इस वक्त खगड़िया से जुड़े हुए खास करके बिहार तक को देख रहे होंगे, देख लीजिए, आपके नए सांसद हैं, काम ना मिले तो बेशक इनको पकड़िए, खगड़िया में सवाल कीजिए, काम करवाइए। अरे बिल्कुल, ऐसा होता है कि जीतने के बाद लोग नहीं रहते। इवन कहा तो ये भी जा रहा था कि चिराग पासवान ने भी जमुई कहीं ना कहीं इसलिए छोड़ा, भले उनको अपने पिता की विरासत संभालनी थी, लेकिन जमुई कहीं ना कहीं इसलिए छोड़ा। और जो पब्लिक ओपिनियंस हमारे पास आ रहे थे, लोगों में नाराजगी चिराग को लेकर के, एक बात को लेकर के थी। लोग कहते थे कि चिराग पासवान मिलते बहुत कम है, होटल में रुकते हैं। तेजस्वी यादव का आरोप था कि आपका पार्टी ऑफिस भी वहां पे नहीं है, होटल में रुकते हैं, लोगों से मिल नहीं पाते हैं। तो राजेश वर्मा मिलेंगे या नहीं, ये बता दीजिए पहले। देखिए, विपक्ष तो आरोप लगाएंगे ही। जब मेरा भी चुनाव हो रहा था तो उस वक्त भी ये था कि ये बाहरी हैं, ये तो जीत कर जो है बाहर चल जाएंगे। तो विपक्ष आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो ये बाहरी भीतरी कहीं विषय मुद्दा रह ही नहीं जाता है। और अगर ये मुद्दा रहता तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी विपक्ष के भी हैं जो बहुत बाहर से, देश के भी बाहर से आकर चुनाव लड़े हैं, तो मैं उन पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, लोगों का जो कहना था, मेरा सवाल हाँ, उससे था। मैं उसी पर आ रहा हूँ। और जहाँ तक बात रहेगी कि चिराग पासवान जी इसीलिए जमुई छोड़े क्योंकि वहाँ पर एंटी इनकम्पेंसी थी, ऐसी बात नहीं है। हाजीपुर हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मत से जीतने वाली सीट है। और कोई भी बेटा चाहेगा कि मैं अपने पिता की उस सीट पर आऊँ। वो एक इमोशनल एक लगाव है उस हाजीपुर की सीट से। हमारे नेता अगर वहाँ से लड़ते, तो जब हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी रहे अरुण भारती जी, जब वो चुनाव लड़कर 1 लाख से ज़्यादा मतों से, जहाँ पर बाकी सभी जो गद्दावर नेता थे उनकी मार्जिन उससे कम रही, लेकिन वो जब वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा मत से चुनाव जीत कर आए हैं, तो आप समझिए कि हमारे नेता वहाँ से चुनाव लड़ते तो और ज़्यादा मत से वो जीत कर आते हैं। तो इसमें कहीं कोई एंटी इनकम्पेंसी या होटल में रुकने के कारण ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल एक पूरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कमोबेश एनडीए के हर जो घटक दल के साथी हैं वो चाहते हैं कि चिराग पासवान जी की मौजूदगी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो। तो पूरे बिहार का दौरा उनको करना पड़ता है, तो अपने क्षेत्र में कम वक्त दे पाते हैं। वो बता दीजिए ना, आपकी मौजूदगी नहीं, हम लोग 100% ये पूरी शिकायत जो 10 साल रही लोगों की, खगड़िया के लोगों की, प्रत्याशी जीत कर नहीं नजर आते, मैं आश्वस्त करता हूँ ये शिकायत पूरी तरीके से दूर होगी। और मैं खुद ही लोगों को एक कमिटमेंट करके आया हूँ कि मैं पूरे 5 साल तक उनके बीच रहूँगा, मजबूती से उनकी जो सेवा करने का जो बड़ा मौका मुझे अवसर दिया है, मैं उस पर 100% उतरूंगा। ठीक है, अब लोकसभा सीट को अगर हम बेस माने तो बिहार की तीसरी बड़ी पार्टी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर बनकर उभरी है। अब चिराग पासवान का फ्यूचर आप लोग क्या देखते हैं? विधानसभा चुनाव में आप लोगों की रणनीति क्या होगी, टारगेट क्या होगा, बताइए। नहीं, अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं तो अपने पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं हमेशा चाहूँगा कि हमारे नेता बड़े से बड़े पद पर जाएं, बड़े से बड़े ओहदे पर जाएं। लेकिन जब आप पूरे एनडीए घटक दल को साथ लेकर चलते हैं तो सारे निर्णय हम जो सोचें वहीं हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो वो सभी घटक दल के नेता मिलकर जो तय करते हैं वही सर्वमान्य होता है। लेकिन हाँ, हम लोग का प्रयास ये ज़रूर रहेगा कि मजबूती से एनडीए 2025 में जीत कर आए, और उसमें हमारे नेता की भूमिका अहम होगी, क्योंकि जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट उन्होंने दिया है, तो मेरे नेता की भूमिका अहम होगी और हम लोग उसमें अपना 100% एफर्ट सारे पार्टी के लोग हम लोग डालने का काम करेंगे। ठीक है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर एनडीए में कंफ्यूजन की स्थिति है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष इसका फायदा उठा रहा है और तरह तरह की बातें फैल रही है। कभी तेजस्वी और नीतीश की फोटो वायरल हो जा रही है, कभी नीतीश कुमार अग्निवीर, यूसीसी जैसे मुद्दों पर उनकी पार्टी केसी त्यागी जी जो है बड़ी बात कह देते हैं कि इन पर सोचना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल स्टेटस की मांग भी हो रही है। तो जो कंफ्यूजन की स्थिति है उस पर आप लोगों की क्या भूमिका होगी? देखिए, हम लोग चुनाव जीतने के बाद सभी 5 सांसद गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेने के लिए, और मैं आपको बता दूं माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला ही वहाँ शब्द ये था
कि हम लोग जल्द से जल्द जो है एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। इसके लिए हम आज ही जा रहे लेकिन हैं। नीतीश कुमार की बातों पे ना भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि और क्या क्या बोल रहे थे, और क्या बोल रहे थे तो बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त यही बात कही थी कि हम लोग जल्द से जल्द जो है वो सरकार गठन करने के लिए हम लोग आज ही जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सकारात्मक रुझान पूरी तरीके से एनडीए की तरफ था, और उनकी ये चिंता भी थी कि किस तरीके से जो है सभी लोगों को साथ लेकर एनडीए को मजबूती से सरकार वहाँ कैसे बनाई जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी भी स्थिति में कोई भी रुझान इंडिया की तरफ है। ये सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जो कि इंडिया गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है, बट वास्तविकता यही है कि कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से एनडीए के साथ हैं। और क्योंकि सभी जितने भी हम लोग एनडीए के प्रत्याशी हैं वो एनडीए के मत से जीत कर आए हैं। मतलब मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी वोट दिया है, भाजपा के लोगों ने भी वोट दिया है, हमारे पार्टी ने भी, मांझी जी के भी और उपेंद्र कुशवाहा जी भी। तो सभी लोग सभी के मत से एक साथ होकर जीत कर आए हैं। तो मुझे लगता है कि सब उस मैंडेट का सम्मान करते हैं। ठीक है, और जेडीयू और एलजेपीआर की जो लंबी उठापटक चल रही है, अब लग रहा है कि वो पुरानी बात हो गई। बिल्कुल। अब तो देखिए, मेरे नेता ने कभी व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। हाँ, मुद्दों पर आप जब राजनीति करते हैं तो मुद्दों पर वाद विवाद हो सकता है। मुद्दों पर उन्होंने हमेशा मुद्दों पर बात की है, उन्होंने कभी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं की है। 2020 से 2024 तक की चिराग की राजनीति नीतीश विरोध की रही है। तो एक एनडीए में होकर भी नीतीश के विरोधी के तौर पर चिराग पासवान दिखाई देते थे। इस बार हमने देखा है कि रिश्ता थोड़ा ठीक हुआ। चुनाव प्रचार में देखें या आप लोगों की जो बातचीत हो रही, चाहे रिस्पेक्ट शो करने की बात हो रही हो, तो उन मुद्दों को अब चिराग पासवान ने ऐसा लग रहा है कि छोड़ दिया है। तो अब माने कि सब सेटल्ड है जेडीयू एलजेपीआर में। नहीं, देखिए, मेरे नेता ने, आपने कहा कि 2020 से 24 नीतीश जी के विरोध में, नीतीश जी के विरोध में नहीं रहे, उनकी मुद्दों के विरोध में जरूर हैं। उनके द्वारा जो उनके कुछ जो निर्णय उन्होंने लिया उसका विरोध जरूर उन्होंने किया। जो बिहार के हित में प्राथमिकताओं में और विषय रखने चाहिए उस पर उन्होंने बात जरूर की। उनका व्यक्तिगत कभी भी माननीय नीतीश कुमार जी से विरोध नहीं रहा। तो जब भी सार्वजनिक भी कहीं अगर मुलाकात हुई तो उन्होंने पांव छू के प्रणाम किया। वो तो स्टाइल है चिराग का कि स्टाइल- सारी बुराइयां कर दो और अंत में सामने दिख जाए तो हाथ मिला लो, गले लगा लो, पाँव छू लो, छोटा भाई कह दो, चाचा जी कह दो। वो स्टाइल नहीं, वो संस्कार है। वो स्टाइल नहीं है, वो संस्कार है कि अपने से बड़ों को सम्मान देना, और वो हमारे नेता देते आए हैं। और उनसे मुझे लगता है कि हर नौजवान साथी, अगर आप उसको स्टाइल कहेंगे तो आप इस बात को बताइए कि जहाँ पर और भी यंग पॉलिटिकल लीडर हैं बिहार में, किसने किसी यंग पॉलिटिशियन को मौका दिया चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, तेजस्वी यादव सिर्फ मुकेश सहनी को लेकर घूम रहे हैं, दोनों यंग हैं। कन्हैया कुमार को क्यों नहीं मौका मिला? तो आपको मिल गया सर, प्रिंस राज का मौका छिन गया। मैं वही अब बात गलतियों आपको- पर बात कीजिएगा तो नहीं, लंबी नहीं, कहानी नहीं, चली वही बात जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग आरोप प्रत्यारोप पर बात नहीं करते हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मेरे नेता की वो स्टाइल नहीं, वो मेरे नेता का संस्कार है कि मेरे नेता अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं और मुद्दों पर वो विरोध करते हैं। व्यक्तिगत विरोध कभी नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उनका व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं रहा है, मुद्दों पर विरोध रहा है, और मुद्दों पर विरोध रहना भी चाहिए। मुझे लगता है कमोबेश रहना भी चाहिए। लेकिन अभी के स्थिति में यदि आप बात कीजिए तो सारी चीज़ें, सब लोगों के बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित है। सब एक दूसरे को, पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान सबने एक दूसरे के लिए बहुत मेहनत की। हमारे नेता ने बहुत रैलियां और सभाएं की हैं सभी के लिए। ठीक है, एक आरोप चिराग पासवान पर परिवारवाद का लगता है। इस बारे में एलजेपीआर आगे सोच रही है कि इस आरोप को कैसे धोएं, इससे खुद को कैसे अलग करें, ये बता दीजिए। कुछ सोचा जा रहा है इस पर? अब परिवारवाद वाली बातें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ है। और जमुई की सीट पर यदि आप बोल रहे हैं तो वो जिया जी से ज़्यादा आप अगर एक बतौर प्रत्याशी के रूप में उनको देखें तो वेल क्वालिफाइड हैं। उनका एक अपना पॉलिटिकल ऑरा रहा है। उनकी मदर भी जो है पॉलिटिकली बहुत स्टैब्लिश रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में हमारे पार्टी में बाकी जो हम लोग 3 प्रत्याशी हैं, तो कहीं भी परिवारवाद वाली बातें अब हमारे पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि हमारे पार्टी में ना कोई परिवारवाद वाली बात है। नहीं नहीं, सवाल इस चीज को लेकर के भी उठ रहे थे कि जब रामविलास पासवान भी थे तो उनको जब टिकट देने की बारी आई तो बेटे, भतीजे और भाई में बांटा। अभी अपने अरुण भारती को देख लीजिए आप, उनके जो बहन हुई है। इसके अलावा शांभवी चौधरी को लेकर के भी काफी सवाल उठे कि वो भी कहीं ना कहीं
मंत्री की बेटी है और परिवारवाद को लेकर के उनको भी लेकर के कई तरह के सवाल लोगों ने उठाया। इवन बिहार तक में जो दर्शक रहते हैं देखते हैं वो भी लगातार इस बात को नहीं, तेजस्वी ने सबसे ज्यादा प्रमुखता से उठाया है। परिवारवाद, संभवी के केस में परिवारवाद कैसे होगा? चिराग भैया का अपना है, संभवी का अपना। वैसे तो देखेंगे फिर अरुण भारती जी के भी परिवार से पॉलिटिक्स में लोग रहे, हाँ, तो उनकी माँ रही है, तो वो परिवारवाद वो हो गया कि जब चिराग भी अपने लड़े, यहाँ जिया जी लड़े, वहाँ कोई जो है उनके फैमिली से और कोई लड़ जाए, 3 सीट पे कोई परिवार के लोग लड़ जाएं और 2 सीट पे बाहर के लोग लड़ जाएं, तब बात। तो आरजेडी की अगर हम बात करें, जिस पर परिवारवाद का प्रमुखता से आरोप लगता है, तो उनके परिवार से तो सिर्फ 2 लोग लड़े हैं, मिसा और रोहिणी आचार्य। मीसा भारती जी लड़ी, रोहिणी आचार्य जी लड़े, तेज प्रताप जी अभी हैं। नहीं, तो विधान वैसे आप रामविलास पासवान से आप गिनते आइए, फिर वैसे गिनेंगे तो आप कंटिन्यू गिनते आइए ना। नहीं, अभी एग्जिस्टिंग में बता रहा हूँ। नहीं, एक कंसर्न है ये, आप एक्सेप्ट करें ना करें, एक ये ऐसा मुद्दा है जिस पर वल्नरेबल है एलजेपीआर, तो ये अब सोचते हैं आप लोग इस बारे में? हमारे नेता ने बहुत हद तक उस परसेप्शन को मेरे नेता ने बहुत हद तक दूर कर दिया है, और अब एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे नेता जो है, जो जिनकी जैसी पार्टी के प्रति और योग्यता है, उस हिसाब से उन्होंने सभी लोगों को मौका दिया। और मुझे लगता है आगे भी हमारे नेता की प्राथमिकताओं में से ये है कि हमारे नेता किसी कास्ट फैक्टर पर नहीं, किसी जाति विशेष पर नहीं, किसी परिवार विशेष पर नहीं, बल्कि सबका साथ सबका विकास की जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसको सही मायने में यदि कोई सकारात्मक रूप से धरातल पर उतारा तो हमारे नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी। क्योंकि अभी इंटरव्यू खत्म करने वाले हम, तो एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जब हमारे रिपोर्टर आपके पास गए थे सवाल करने के लिए और प्रचार को लेकर के पूछा था, तो आपने एक बात कही थी कि विपक्ष जिस तरीके से विरोध कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्री में आपका प्रचार हो गया। जितने लोग जानते नहीं थे, तो क्या लगता है चिराग फैक्टर काम किया, विपक्ष का ये प्रचार काम कर गया, राजेश वर्मा को लेके जो हो हल्ला हुआ पूरे क्षेत्र में खूब, और बड़े ही अच्छे से आपने जवाब दिया था कि 5 रुपया पॉकेट से निकला नहीं अब तक खगड़िया में आने के बाद। याद है मुझे आपका वो बयान, कितना प्रचार किया कि प्रचार के पैसे तक बच गए। मतलब वर्मा जी हैं, पूरा सोच समझ के चलते हैं। नहीं, मतलब ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं चाहता भी था कि इस विषय पर बात हो कि देखिए, जब एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आने वाला जो बहुत छोटी राजनीति से अपने पॉलिटिकल करियर के स्टार्ट करता है, वार्ड काउंसलर के इलेक्शन से अपनी राजनीति को शुरू करता है, और जब वो चेहरा लोकसभा में जब उस चेहरे को मौका मिलता है, तो जो पॉलिटिकली स्टैब्लिश लोग हैं उनको ये लगता है कि ये चेहरा कहाँ से आ गया। यही यदि मैं किसी बड़े राजनेता का बेटा रहता और अचानक से लोकसभा चुनाव लड़ता तो ये सवाल नहीं पूछा जाता। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अचानक से सवाल कुछ और होते हैं, सवाल उनसे ही पूछा जाता है। नहीं, मतलब सवाल ये नहीं होते, कुछ और होते हैं। नॉन नहीं है भैया। ये बात बड़े भाई तेजस्वी यादव जी ने भी मन से कहा कि हम तो उनको जानते ही नहीं हैं, हम तो पहचानते ही नहीं हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जानने और पहचानने के लिए पीछे की चीज़ों को, पीछे की जर्नी को भी देखा जाएगा। तो मैं रोड, नाली, सफाई, शौचालय, आवास निर्माण, बिजली, पानी, मैं ये काम करके आया हूँ। जो मूलभूत समस्याएं हैं वो नगर निगम में 5 साल मैंने वो करके आया है। नहीं, यहाँ खगड़िया में पूछ रही हूँ कि अगर आप जैसे जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले तो इसका जवाब दे दीजिए आप। मैंने तो प्राथमिकताओं में आपको पहले बताया कि हम लोग की प्राथमिकताओं में कि सड़क का निर्माण हो, हर घर पक्का बने, बेहतर जो है मेडिकल की सुविधा वहाँ पर सुनिश्चित हो, उद्योग वहाँ पर लगे, मक्के से आधारित उद्योग वहाँ पर लगे ताकि रोज़गार सुनिश्चित हो सके, नौजवान साथियों के लिए बेहतर सुविधा युक्त जो है खेल का मैदान वहाँ पर हो, बेहतर जो है केंद्र विद्यालय वहाँ पर हो। तो ये तमाम चीज़ें जिस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे यही था कि विपक्ष का प्रचार काम कर गया, कि राजेश वर्मा को इतना हाईलाइट कर दिया गया कि राजेश वर्मा के पैसे भी बच गए, वर्मा जी के 1 रुपया खर्च नहीं हुए, खाने के भी पैसे वर्मा जी के बच गए, जिनके घर जा रहे थे भाई भरपेट खाना मिल रहा था। नहीं, बिल्कुल लोगों का बहुत प्यार मिला है खगड़िया के लोगों का, और बिल्कुल जितना ज़्यादा आपका विरोध होता मुझे लगता है कि उतना ही ज़्यादा आप निखरते हैं, क्योंकि आपको आपकी कमी बताने वाले लोग बहुत कम हैं। और यदि बार बार कोई कमी बताई या कमी नहीं भी है तो आपको बार बार यदि आपको पॉइंट आउट किया जाए तो आप बहुत अलर्ट होकर पूरा चुनाव लड़ते हैं। तो मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ, और हम लोगों ने बिल्कुल उसका रिप्लाई जो है निगेटिव नहीं दिया। हम लोग और ज़्यादा जो है एफर्ट अपने चुनाव को बेहतर करने में, लोगों के बीच जाने में लगाए, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर आया कि 1,61,000 के डिफरेंस से हम लोगों ने चुनाव जीता। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेशन यही था या एक्सपेक्टेशन से आपको ज्यादा रिजल्ट दिखाई दे रहा है? क्या था मन में, आप क्या सोचकर चल रहे थे? जब हम लोग पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों से मिलते थे तो बिल्कुल हमको लग रहा था कि 1 साइडेड इलेक्शन है। और जब आप थोड़े से भी पॉलिटिकल लोगों से बात करेंगे तो उनका कहना था कि बहुत टसल है, बहुत ये है, क्योंकि लोग जातिगत समीकरण के हिसाब से चीज़ों को देख रहे थे।
जब चुनाव हो गया, जिस दिन मतदान हो गया, उस दिन मेरा ये मानना था कि हम लोग लगभग 1 लाख मत से चुनाव जीतेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि 10-15 दिन के बाद जब अलग अलग लोगों का अपना एक ओपिनियन पोल, कुछ न्यूज़ चैनल्स और बाकी लोगों का जब आया, तो मुझे लगा कि शायद हम लोग 50,000 के डिफरेंस से ही चुनाव जीतेंगे, लेकिन चुनाव जीतेंगे, ये इस बात को लेकर एश्योर थे। और जब 1,61,000 के आसपास की मार्जिन आई और हम लोगों ने ये देखा कि यादव इलाकों में, यादव कम्युनिटी जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर नौजवान साथियों ने, माताओं ने बहुत मत दिया, तो इस बात की तसल्ली हुई कि जो विश्वास सबने दिखाया है, जब आप चुनाव के परिणाम आने के बाद, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अब ना कोई विपक्ष है, ना कोई विरोध है, ना किसी से कोई हमारी दुर्भावना है। हम लोग सबको साथ लेकर सिर्फ खगड़िया के विकास को लेकर हम लोग काम करेंगे और किसी को लेकर, किसी जात, धर्म, मजहब को लेकर हम लोग की प्राथमिकता नहीं, पूरा खगड़िया कैसे विकसित हो इस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश वर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे राजेश वर्मा, जो कि खगड़िया से अभी अभी सांसद चुने गए, नवनिर्वाचित सांसद है, और आपको पूरा इंटरव्यू आपने देखा, सारे सवालों का जो जवाब है बिल्कुल बेबाकी के साथ इन्होंने दिया। अब खगड़िया से आपके सांसद है, आपके क्षेत्र में आपको मिलेंगे, बिल्कुल इनको देख लीजिए, पहचान लीजिए अच्छे से, जिन्होंने वोट किया वो तो पहचानते ही होंगे, बढ़िया से इनसे काम कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ बिहार तक देख रहे थे, और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।